हेलो, नमस्कार साथियों। प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मनोज जांगिड़ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपना वही पुराना टॉपिक लेकर। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह, एक अनुरोध करूँगा कि आज का जो हमारा जो वीडियो है उस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, बीच में उसको किसी भी प्रकार से स्किप न करें, ताकि जो बात आपको बताई जा रही है वो आपके अच्छे से समझ में आ सके और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। हम हिंदी के जो संवैधानिक जो प्रावधान थे हम उसका अध्ययन कर रहे थे और उसकी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हमारे जो अनुच्छेद 345 से लेकर और 351 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी जो कक्षा है यदि वो विश्वसनीय लगे, यदि वो लाभदायक आपको प्रतीत हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्रत्येक व्यक्ति तक उसे पहुंचाने का प्रयास करें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ उपस्थित रहूं और मेरा अब की बार ये भी प्रयास है कि आपके साथ लाइव रहूं, ताकि यदि किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई प्रश्न है, तो उनका जो समाधान है वो भी तुरंत किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक चैनल और चल रहा है @मनोज जांगिड़ 1, जिसके ऊपर हम इस समय कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य और साहित्यिक हिंदी के संदर्भ में जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण इस चैनल के ऊपर आने में थोड़ा सा हमें विलम्ब हो जाता है। लेकिन आज एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं कक्षा 12 की जो संपन्न हो जाएंगी, उसके बाद में आपके सामने हम नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। पूरा प्रयास ये भी रहेगा कि हम लाइव आने का प्रयास करें, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल से जुड़े। और अब हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमने भाग 17 के अनुच्छेद 343 और 344 का अध्ययन कर लिया था। आज हम अनुच्छेद 345 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 345 भाग आपको पता ही है कि भाग 17 है, भाग 5, भाग 6 और भाग 17। 345 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों की जो राजभाषाएं हैं, राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान, राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान, यानी किसी भी राज्य की जो राजभाषा है वह कौन सी होगी। तो इस बात का जो उल्लेख है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 345 में है। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी जो राज्य है, हम ये कह सकते हैं कि राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार, अपनी राजभाषा, राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार। इसके लिए राज्य क्या करेगा? एक कानून बनाएगा और कानून बना के और उसके बाद में जिस भाषा को वह चाहता है, चाहे वो भाषा हिंदी हो या फिर वो भाषा वहाँ की कोई स्थानीय भाषा हो, तो वह कानून बनाकर उस भाषा को हिंदी या किसी अन्य प्राधिकृत भाषा को अपने राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है। तो इस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 345 में किया गया है कि राज्यों की जो राजभाषा है उसका प्रावधान ये कहेंगे कि राज्यों के द्वारा किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि राज्यों के द्वारा राजभाषा को जो स्वीकृति दी जाती है, उस स्वीकृत राजभाषा का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 345 में किया गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो राज्य है, हमें पता है कि भारत में कुल इस समय 28 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो है क श्रेणी, एक है ख श्रेणी और एक है ग श्रेणी। इनको 3 श्रेणी में बांटा गया। इन 3 श्रेणी में क्या है कि क श्रेणी में जो राज्य हैं या जो
केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या कुल कितनी है? 10। और ये 10 कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से पहले भी बताया था कि इसमें सबसे पहले तो हम अपने राजस्थान को लेंगे। सबसे पहले तो किसको लेंगे? राजस्थान को लेंगे। उसके पश्चात मैंने बताया था 3-3। क्या बताया था? 3-3। राजस्थान प्लस 3-3 यानी राजस्थान एक ये हो गया, 3 ये हो गए, 4 ये, 3 हो गए 7। प्लस मैंने आपको ये बताया था कि और अपने साथ हो या ना हो, लेकिन दिल्ली तो अपने साथ है ही। दिल्ली तो अपने साथ है ही। इस प्रकार से ये 8, ये 9 और ये 10। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल भी रखा है। इस संविधान में जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उन 22 भाषाओं का आप अध्ययन भी कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत मैंने ये भी बता रखा है कि जो हिंदी भाषी जो 10 राज्य वो कौन कौन से हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि एक तो हो गया अपना राजस्थान। 3-3 से मेरा अभिप्राय ये है कि 3 वे राज्य जिनका 2000 में पुनर्गठन हुआ था और उन 3 राज्यों से 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। तो वे 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं। एक तो था एमपी। सबसे पहले तो एमपी 1 नवंबर को इसका पुनर्गठन हुआ था एमपी का। और एमपी से जो राज्य बना था वो कौन सा था? छत्तीसगढ़। में इस प्रकार से लिखना होता कि याद हो जाए। एमपी से कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश। इसका पुनर्गठन 9 तारीख को हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। और इससे जो एक अलग राज्य बना था उसका नाम है उत्तराखंड। हालांकि उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। फिर हम यदि बात करते हैं तो उसके बाद 15 तारीख को जिस राज्य का पुनर्गठन हुआ था वो था बिहार। और बिहार से जो राज्य बना था वो कौन सा था? झारखंड। वो कौन सा था? झारखंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका पुनर्गठन हुआ था 1 तारीख को मध्य प्रदेश का। कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। उसके पश्चात 9 तारीख को उत्तर प्रदेश। उसे अलग होकर कौन सा नया राज्य बना? उत्तराखंड। 15 तारीख को किसका पुनर्गठन हुआ था? बिहार का। और एक जो नया राज्य बना था वो कौन सा था? झारखंड। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा था राजस्थान प्लस 3-3। तो अपने से सटे हुए, ज्यादा दूर भी नहीं है, अपने पड़ोसी हैं। तो ये 3-3-6 राजस्थान 7। अब यदि ये हो गए तो इसके साथ दिल्ली, ये तो अपने पड़ोस में ही है, तो दिल्ली तो है ही। दिल्ली तो है ही। तो दिल्ली नंबर 8 है का मतलब हो गया हरियाणा और ही का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 10 वो हिंदी भाषी प्रदेश हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाले जो कुल राज्य केंद्र शासित सहित प्रदेशों सहित कुल कितनी है उनकी संख्या? तो वो है 10। यानी 10 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो ये 10 राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो इनका मैंने आपको बता दिया है, एक ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया है। अब बात करते हैं ख श्रेणी के राज्य। ख श्रेणी के जो राज्य हैं उन ख श्रेणी के राज्यों ने हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी को किस भाषा के रूप में किया है? स्वीकार किया है सह राजभाषा। जहां पे हम देखते हैं कि क श्रेणी के जो राज्य हैं उन क श्रेणी के राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन ख श्रेणी के जो राज्य हैं उन ख श्रेणी के राज्यों ने हिंदी को किस भाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो उन्होंने हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अब इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी जो संख्या है, क श्रेणी वालों की मैंने आपको बता दी संख्या कितनी है? 10। ख श्रेणी वालों की संख्या कुल कितनी है? 4। इसकी ट्रिक हमने देख ली थी। ट्रिक एक बार फिर से देख लेना। राजस्थान प्लस 3-3 प्लस दिल्ली है ही। बस ये ट्रिक है, ध्यान रख लेना इसको। यदि ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी तो 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको आसानी से याद हो जाएंगे। राजस्थान 3-3 मैंने बता दिया, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं
ख श्रेणी के जो राज्य हैं इन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 4। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो ये है पंजाब, पंजाब के पास ही अपना चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद है गुजरात, और गुजरात के 50 नंबर आता है अपने महाराष्ट्र का। यानी कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 4। कौन कौन से? पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। हम यहाँ से यदि एक ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ से मैंने इसका ये प्रथम वर्ण ले लिया, यहाँ से इसका ये प्रथम वर्ण ले लिया और ये यहाँ से ये ले लिया। तो देखो क्या ट्रिक बन रही है? ट्रिक यहाँ पर बन रही है पंच गुम, पंच गुम। यानी 5 जने हैं वो गुम हो गए हैं, 5 जने हैं वो क्या हो गए? गुम हो, अज्ञातवास में चले गए, 5 जने गुम हो गए पूरी तरह से। अब आप पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो पंच इसका मतलब हो गया पंजाब, च का मतलब हो गया चंडीगढ़, इसका मतलब हो गया गुजरात, और इसका मतलब क्या हो गया? महाराष्ट्र। मैं मध्य प्रदेश मत कर देना, वो हमने पहले देख लिया है कि वो किस श्रेणी का राज्य है जिससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसकी ट्रिक को ऐसे याद रखोगे, 5 हैं वो गुम हो गए, 5 हैं वो क्या हो गए हैं? गुम हो गए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी है वह थोड़े समय के लिए गुम हो गए। थोड़े समय का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हिंदी राजभाषा नहीं होकर क्या है? सह राजभाषा है। राजभाषा तो है लेकिन कैसी है? सह राजभाषा है। तो 5 जने वो थोड़े समय के लिए गुम हो गए हैं। तो इस ट्रिक को हम इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम गैर श्रेणी के जो राज्य हैं। गैर श्रेणी के जो राज्य हैं तो इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी स्थानीय जो भाषाएं हैं, गैर श्रेणी के राज्यों में क्या किया है कि अपनी जो स्थानीय जो भाषाएं हैं इन स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि गैर श्रेणी के जो राज्य हैं उन गैर श्रेणी के जो राज्यों ने स्थानीय जो भाषाएं हैं उन स्थानीय भाषाओं को किसके रूप में स्वीकार किया है? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 28 राज्य ये हैं, 8 ये हैं, 28 और 8 कितने हो गए? 36। 36 में से हमने किसका अध्ययन किया? 10 का, और 4 का 14। तो 36 में से 14 गए तो कितने बच गए? 22। यानी शेष जो 22 राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें स्थानीय जो भाषाएं हैं उन स्थानीय भाषाओं को क्या किया गया है? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और उन्हें कौन सी श्रेणी में रखा गया है? गैर श्रेणी में रखा गया है। तो अनुच्छेद 345 और 345 ये कहता है कि राज्यों के द्वारा किस राजभाषा को स्वीकृति दी गई है या किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। तो स्वीकृत राजभाषा का जो उल्लेख है वो 345 में होता है। 4 और 5 जो जने मिलकर क्या करेंगे? किसी भाषा को स्वीकृति दिलाने का काम करेंगे। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको हमने 3 वर्गों में बांट दिया है। कै श्रेणी के जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ख श्रेणी के जो राज्य हैं उन ख श्रेणी के राज्यों ने हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। और गैर श्रेणी के जो राज्य हैं उन गैर श्रेणी के राज्यों ने क्या किया है? स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनकी संख्या मैंने 10 बताई थी आपको, ट्रिक के माध्यम से एक बार फिर से बता दिया। ख श्रेणी में 4 राज्य हैं, इसकी भी छोटी सी ट्रिक है कि 5 है वो गुम हो गए हैं, और बाकी जो बच गए 10 और 4 14, तो 36 में से 14 आप माइनस करोगे तो कितना बच गया? 22। तो 22 जो बचे हुए जो राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें वहाँ की जो स्थानीय जो भाषाएं हैं उनको क्या किया गया है? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये था अपना अनुच्छेद 345। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 346 के बारे में कि अनुच्छेद जो 346 है उस 46 में क्या प्रावधान किया गया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 345 के बाद में अनुच्छेद 346 के बाद में अनुच्छेद जो 346 है उस अनुच्छेद 346 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 346 है उस अनुच्छेद 346 में संपर्क भाषा का उल्लेख किया गया। ट्रिक के माध्यम से बताया था कि संपर्क होगा तो गेंद 4 रन के लिए जाएगी, यहाँ पर किसके लिए जाएगी? 6 रन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना संपर्क भाषा। किसका है? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं संचार की भाषा,
क्या कह सकते हैं कि संचार की भाषा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि संपर्क की भाषा। क्या कह सकते हैं? संपर्क भाषा। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संपर्क होगा, संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो ये किसके माध्यम से होगा? पत्राचार के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं ये किसकी भाषा है? पत्राचार की भाषा। ये आप ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पत्र व्यवहार है, ये पत्र व्यवहार किस भाषा में किया जाएगा? संचार है, कम्युनिकेशन है, संपर्क है, जो संवाद है वो किस भाषा में किया जाएगा? तो इन सब का जो उल्लेख है किसमें किया गया है? अनुच्छेद 346 में किया गया है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपके सामने एक जीके का थोड़ा सा क्वेश्चन और बताना चाहूंगा जो हिंदी में भी आता है कि एक अपना राजभाषा अधिनियम था 1976। राजभाषा अधिनियम 1976। इस राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा ही यहाँ पे जो पत्राचार की जो भाषा है उस पत्राचार की भाषा के बारे में उल्लेख किया गया। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि संचार की भाषा, संपर्क की भाषा और पत्राचार की जो भाषा है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका उल्लेख हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 346 में किया गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 346 में ये जो पत्राचार की जो भाषा है, ये पत्राचार की जो भाषा है किस प्रकार से होगी? दो राज्यों के बीच में पत्राचार किस प्रकार से होगा? संघ है और राज्य है उनके बीच में पत्राचार किस प्रकार से होगा? तो इन सब का जो प्रावधान किया गया है वो कौन से अधिनियम के तहत किया गया? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम संशोधन 1967, राजभाषा अधिनियम 1976, या फिर आपसे सामने देख सकता है कि राष्ट्रपति का आदेश 1968, कुछ भी आपके सामने पेश कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पत्राचार की जो भाषा का जो प्रावधान है वो राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत किया गया है। इसमें भी वही तीन बात है कि कै श्रेणी का राज्य, कौन सी श्रेणी के राज्य? कै श्रेणी के राज्य। ये कि जो कै श्रेणी के जो राज्य हैं, ये कै श्रेणी के जो राज्य हैं ये पत्राचार कौन सी भाषा में करेंगे? फिर बात आती है ख श्रेणी के राज्य कि जो ख श्रेणी के जो राज्य हैं ये पत्राचार किस भाषा में करेंगे? फिर आता है ग श्रेणी के राज्य कि ग श्रेणी के जो राज्य हैं ये राज्य पत्राचार है, जो संपर्क है, जो संचार है, ये किस भाषा में करेंगे? तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कै श्रेणी में हमने देखा था कि कै श्रेणी में हमने ये अध्ययन किया कि कै श्रेणी में 10 राज्य, उसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कै श्रेणी वाले जो राज्य हैं उनके साथ जो पत्राचार किया जाएगा, कै श्रेणी वाले जो राज्य हैं उनके साथ जो पत्राचार होगा वो किस में होगा? हिंदी में। कै श्रेणी वाले जो राज्य हैं उन राज्यों के साथ जो पत्राचार होगा वो कौन सी भाषा में होगा? हिंदी भाषा में होगा। उसके पश्चात हम देखते हैं ख श्रेणी वाले। तो ख श्रेणी वाले जो राज्य हैं तो वहां पे हमने देखा था हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और साथ ही वहां की जो स्थानीय बोली है उनको भी वहां पर वरीयता दी गई है। तो ख श्रेणी वाले जो राज्य हैं उनके साथ जो पत्राचार होगा वो किसमें होगा? हिंदी और अंग्रेजी में। किसमें होगा? हिंदी के साथ साथ पत्राचार किसमें होगा? अंग्रेजी में होगा। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बच के जो गैर श्रेणी वाले राज्य हैं जिन्होंने अपने स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है तो वहां पर जो पत्राचार होगा वो केवल और केवल कौन सी भाषा में होगा? अंग्रेजी में। बस इतना ध्यान रखिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अनुच्छेद 346 संचार की भाषा, संपर्क की भाषा, पत्राचार की भाषा, और इसका प्रावधान राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत किया गया है। कै श्रेणी वाले जो राज्य हैं वो पत्राचार किस में करेंगे? हिंदी में करेंगे। ख श्रेणी वाले जो राज्य हैं वो पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करेंगे। तथा गैर श्रेणी वाले राज्य जिन्होंने स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है वे केवल और केवल किस में करेंगे? अंग्रेजी में पत्राचार करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम ट्रिक के माध्यम से भी अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम विस्तार से गहराई से भी अध्ययन कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से
जो राजभाषा संबंधी जो संविधान जो प्रावधान है उनसे हमारा जो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद कौन सा है, 347। 347 में क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमने देख लिया था कि स्वीकृत भाषा, 345, 46 में संपर्क भाषा और 47 में देखेंगे मान्यता प्राप्त भाषा। तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषा, मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का प्रावधान। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो प्रावधान है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 347 में किया गया है। अब हम यहाँ पर इस बात का अध्ययन करेंगे कि मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, जब किसी भाषा को संविधान में मान्यता दी जाती है तो उसका जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि उसका जो प्रावधान है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में उसका प्रावधान किया गया है। यदि किसी भी भाषा को संविधान में मान्यता दी जाती है तो उसका उपबंध आपने को कहाँ देखने को मिलेगा, 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। और 8वीं जो अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी जो भाषाएं हैं जिनको मान्यताएं दी गई हैं, तो वे भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं कि ये जो 22 भाषाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। उसके संदर्भ में मैं एक हल्की सी जानकारी आपको ये दे दूंगा कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। और मैंने आपसे पूछ लिया था कि यदि कभी आपसे क्रमांक में 14 नंबर की भाषा पूछ ली जाए तो आपको कौन सी भाषा करनी है, संस्कृत। इसके पश्चात हमने ये भी देखा था कि 3 संविधान संशोधन हुए थे, 21वां, 71वां और 92वां। इनको आप जोड़ दो तो ये आ जाएगा, और इनको इधर जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1992 आएगा, इधर भी 92 और इधर भी क्या आ जाएगा 92। तो ये जो संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ये संशोधन कब हुआ था, 1967 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। और 92वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था, 2003 में। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा तो एक भाषा को जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को, एक और 3 को जोड़ दो तो 92 के द्वारा कितने को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को। तो टोटल कितने हो गए, 1 3 4 4 8, और 14 में जब 8 जोड़ देंगे तो कुल कितनी भाषा हो जाएंगी, 22 भाषाएं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी थी, 15वें नंबर की भाषा मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद 16वें नंबर की भाषा थी कोंकणी, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कॉमन। उसके पश्चात थी मणिपुरी, और उसके पश्चात थी नेपाली, कॉमन। मैंने ट्रिक बताई थी, कॉमन को मैं ने, ठीक है, ये 18। उसके पश्चात 4 भाषाएं, बोडो, फिर डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं। तो इस प्रकार से कुल कितनी भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाएं और कौन कौन सी है तो उसके लिए आपका अलग से वीडियो डाल रखा है, आप उसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो ये था अपना अनुच्छेद 347, यानी मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उन मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान। 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाएं थी, और 14वीं भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। इसके पश्चात 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो ये जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई दी थी। इसकी जो ट्रिक है वो तो हो जाएगी बोडोमॉस, क्या हो जाएगी, बोडोमॉस। और इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई थी, क्या हो जाएगी, कॉमन। ये क्या हो जाएगी, कॉमन। और ये तो सीधी सीधी जुड़ गई थी, इसमें किसी प्रकार का कोई पेश नहीं है। तो ये ट्रिक आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि बोडो कौन, बोडो का मतलब है बोडो कौन, डोगरो या डोगरी, तो बोलो डोगरी बड़ी, कौन बड़ी, डोगरी बड़ी। तो भाई बोडो कौन, तो बोलो डोगरो या डोगरी, बोलो डोगरी बड़ी। अब डोगरी बड़ी है तो भैया बोडा कम काम करने लगा, तो क्या कर लो, मेथी। तो क्या कर लो, मेथी। उसने मेथी ली, क्या ली, मेथी ली, मेथी का लड्डू ले लिया।
और ले लिया क्या करें कि सेका से थाली मेल लिया, सेका से गठे मेल लिया, थाली कमा मेल लिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना अनुच्छेद 347। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे प्रावधान जो है वो बच गए 4, 348, 349, 350 और 351। इन 4 जो संवैधानिक जो प्रावधान है इनको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में ये लिखकर आप बताइए कि इस प्रकार जो कक्षाएं जो डाली जा रही हैं वो सही हैं, या फिर आपके लिए किसी लाइव क्लास का प्रबंध किया जाए तो उसके बारे में मेरे को अवगत कराइए। यदि किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है या आप चाहते हैं कि किसी प्रकार के लिए और कोई चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराई जाए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि मार्च तक एक बार थोड़ा समय का अभाव रहेगा। कक्षा 12 की जो कक्षाएं हैं वो भी नियमित रूप से इसमें डाली जा रही हैं, तो जिसके कारण मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अप्रैल से आपकी जो कक्षाएं हैं वो प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर रेगुलर रूप से आपकी प्रसारित की जाएंगी। और मेरा पूरा प्रयास है कि एक नया सेटअप तैयार किया जा रहा है, अलग से पूरा मंच आपके लिए तैयार किया जा रहा है, और वहाँ पर आपको जो कक्षा दी जाएगी उसके साथ साथ ही उसकी एक प्रश्नोत्तरी भी आपके सामने पेश की जाएगी। मैं पूरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो अपने पास जितना भी सहज रूप से जो भी कुछ अपने पास उपलब्ध है उन संसाधनों के माध्यम से अधिक जो मटेरियल है, जो सामग्री है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि यदि हमारे ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सामग्री आपको अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें और अपने साथ उसको जोड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।